हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 डिमांड में एनालिसिस रीज़न फॉर इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस और डिमांड के बीच हमेशा इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, वो हमने देखा था लॉ ऑफ डिमांड में, डिमांड शेड्यूल और डिमांड डायग्राम ड्रॉ करके लास्ट लेक्चर में। अब आज हम देखेंगे कि उसके रीज़न्स क्या है, क्यों ऐसा रिलेशनशिप होता है। द इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड अकर्स बिकॉज ऑफ टू रीज़न्स विच आर एक्सप्लेन्ड बिलो। ठीक है, दो रीज़न्स की वजह से ऐसा रिलेशनशिप होता है। तो फर्स्ट रीज़न है इनकम इफ़ेक्ट। इनकम मतलब इनकम राइज हो या इनकम कम हो तो इसकी इफ़ेक्ट डिमांड में कैसे पड़ती है। प्राइस फॉल या अप हो सकता है, प्राइस डाउन या अप हो सकता है। ठीक है, सो व्हेन द मॉनिटरी इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट। मॉनिटरी इनकम मतलब क्या, जो पैसा हमें मिला, पैसे जो मनी फॉर्म में जितनी हमारी इनकम हुई, जितना पैसा हमें मिला वो कांस्टेंट रहता है, बट प्राइस ऑफ द गुड्स फॉल्स। पहले कोई पर्टिकुलर गुड था वो ज़्यादा भाव में मिलता था, अब वो कम भाव में मिल रहा है। देन हर और हीज़ रियल इनकम राइजेस। रियल इनकम का मतलब क्या है कि जो पैसा हमें मिलता था वो सपोज़ कि कोई 10 रुपये की आइटम मिलती थी, अब वो 8 रुपये में मिल रही है। ठीक है, तो हमारी रियल इनकम बढ़ गई। रियल इनकम का मतलब क्या है, 2 रुपये से हमारी रियल इनकम मतलब हमारी बचत हुई। 2 रुपये से हमारी इनकम की बचत हुई। हमारी जो सैलरी थी वो तो सेम ही है। सपोज़ हमारी इनकम सैलरी फॉर्म में है तो सैलरी सेम रहती है, पर जो आइटम पहले 10 रुपये में मिलती थी अब वो 8 रुपये में मिल रही है। तो 2 रुपये से हमारी जो रियल इनकम है वो बढ़ गई। रियल इनकम इज़ द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इनकम। मतलब कितना माल अपने पैसों से हम खरीद सकते हैं उसको बोलते हैं रियल इनकम। ठीक है, जो हमारे पास पैसा होता है जब हम मार्केट में जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, उसको रियल इनकम बोलते हैं। ठीक है, सो रियल इनकम 2 रुपये से हमारी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि कुछ आइटम के दाम घट गए। When real income rises, a consumer can buy more of a good and therefore its demand may rise. ठीक है, जब रियल इनकम बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि हम 2 रुपये कहीं और लगा सकते हैं, हम 2 रुपये किसी और प्रोडक्ट को ख़रीदने में लगा सकते हैं, तो वो और प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ द अमाउंट ऑफ मनी एट द डिस्पोजल ऑफ द कंज्यूमर इज़ ₹50। हमारे पास 50 रुपये है, कुछ भी खरीदने के लिए हम मार्केट जाते हैं, 50 रुपये है हमारे पास। ठीक है, एंड द प्राइस ऑफ द मिल्क इज़ ₹50 पर लीटर, देन द कंज्यूमर कैन बाय डिमांड ओनली 1 लीटर ऑफ मिल्क। ठीक है, हमें दूध चाहिए, दूध का भाव है 50 रुपये प्रति लीटर, तो हम 1 लीटर ही खरीद सकते हैं। बट इफ़ द प्राइस ऑफ द मिल्क फॉल्स टू ₹10, मिल्क का लीटर का भाव घट गया 10 रुपये में। ठीक है, 10 रुपये में लीटर मिल रहा है, तो अब कंज्यूमर क्या कर सकता है, अगर उसे दूध ज़्यादा पीना है, दूध की रिक्वायरमेंट ऑलरेडी ज़्यादा है, तो वो अब 5 लीटर ऑफ मिल्क खरीद सकता है 50 रुपये में। ठीक है, और भी क्या हो सकता है कि मुझे 1 ही लीटर चाहिए, तो बाकी के 40 रुपये जो बचेंगे वो किसी और प्रोडक्ट को ख़रीदने में भी लगा सकता है। उसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि पहले हम 1 लीटर लेते थे, अब हम 5 लीटर ले रहे हैं। या फिर क्या होगा कि बाकी के 40 रुपये होंगे, उससे हम कुछ और भी खरीद सकते हैं। ठीक है, सो मोस्टली नॉर्मल गुड्स हैव अ पॉजिटिव इनकम इफ़ेक्ट, इन्फीरियर गुड्स हैव अ नेगेटिव इनकम इफ़ेक्ट। जो गुड्स हमारे इतने काम के नहीं होते वो हमारी इनकम बढ़ेगी तो भी हम ज़्यादा नहीं खरीदेंगे। मैंने अभी बोला कि मेरी मिल्क की रिक्वायरमेंट सिर्फ 1 लीटर की है, अगर मैं ज़्यादा खरीदूँगी तो क्या होगा, दूध फट जाएगा या फिर दूध बासी हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो इन्फीरियर गुड्स में जो होता है वो नेगेटिव इनकम इफ़ेक्ट होता है, वो रियल इनकम राइज होने से उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं बढ़ने वाली। ठीक है, दैट इज़ व्हेन द प्राइस ऑफ inferior goods falls, the real income of the consumer increases, but the demand for this goods falls. वो डिमांड बढ़ने नहीं वाली, वो तो घटी ही रहेगी। ठीक है, जितना हम खरीदते थे या फिर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो अगर हम खरीदेंगे तो वो बिगड़ जाएगी, तो वो डिमांड वो प्रोडक्ट की नहीं बढ़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोर्स फूड ग्रेन्स,
कोर्स फूड ग्रेन्स मतलब क्या कि कुछ ऐसे बिगड़े हुए फूड ग्रेन्स या फिर ऐसे फूड ग्रेन्स के अगर हम आज खरीदे तो हमें आज के आज कंज्यूम करना पड़ेगा या फिर ज़्यादा स्टोरेज नहीं हो पाएगा, वैसे फूड ग्रेन्स, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट है दूसरा एक, तो ये हमने देखा इनकम इफ़ेक्ट, ठीक है। अब है दूसरा सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कंसर्न्ड गुड्स फॉल्स इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर देन इट्स सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। तो प्राइस किसी की घटी तो वो क्या होगा, उसका प्राइस एकदम घट जाएगा उसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं। हैंस कंज्यूमर विल रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड एक्सपांड द डिमांड फॉर द कंसर्न गुड। पहले तो सब्स्टिट्यूट गुड्स हमने आगे देखा था, ऐसे गुड्स जो कि अगर मैं मार्केट में ख़रीदने जाऊँ, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट मुझे नहीं मिला तो मैं किसी और प्रोडक्ट से भी काम चला सकती हूँ, ठीक है। आगे एक एग्जांपल आएगा तो हम देखेंगे। तो अगर वो प्रोडक्ट जो मैं ख़रीदना चाहती थी और उसके अवेलेबल सब्स्टिट्यूट्स भी है, उसके जैसे प्रोडक्ट भी है जिसका सिमिलर यूज़ है, सिमिलर कंजम्पशन है, तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस घट गई तो मैं क्या करूँगी, वो प्रोडक्ट मैं ख़रीदूँगी ना कि उसके सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। तो दिस इज़ सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। फॉर एग्जांपल बिटवीन टू वेराइटीज़ ऑफ पेन्स, ठीक है, namely a pair of regular cotton terry cotton pens and denim pens. If the price of regular pens falls and that of denim pens remains the same, then the consumer finds the regular pens cheaper compared to the denim pens and will expand the demand for the regular pens. कोकोनट वाटर एंड कोल्ड ड्रिंक्स का भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब मार्केट में क्या हो रहा है कि रेगुलर पेन्स है, कॉटन पेन्स है, टेरी कॉटन पेन्स है, उसकी प्राइस घट रही है और डेनिम की प्राइस, डेनिम ब्रांडेड प्रोडक्ट है पर उसकी प्राइस सेम है। पर अगर मुझे चलता है कॉटन पेंट से, टेरी कॉटन पेंट से, तो मैं क्या करूँगी, अपनी डिमांड जो है वो टेरी कॉटन पेंट्स के लिए बढ़ा दूँगी, मैं वो पेंट से चला लूँगी क्योंकि मुझे चलता है। कॉटन पेंट्स तो अच्छा उल्टा बराबर, तो मैं क्या करूँगी कि कॉटन पेंट्स की डिमांड करूँगी और डेनिम पेंट्स को नहीं खरीदूँगी। वैसे ही कोकोनट वाटर है, कोल्ड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स के भाव वैसे के वैसे है पर कोकोनट वाटर बहुत पौष्टिक होता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि कोकोनट वाटर अच्छा, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो मैं क्या करूँगी, कोकोनट वाटर कंज्यूम करूँगी ना कि कोल्ड ड्रिंक्स, अगर उसके भाव घट गए तो, ठीक है। अब मुझे क्या अभी गर्मी की सीज़न में कुछ ठंडा पीने की इच्छा होती है तो हम क्या करेंगे, कोकोनट वाटर से चला लेंगे ना कि कोल्ड ड्रिंक्स लेंगे। ये इंडिविजुअल परसेप्शन पर डिपेंड करता है। कोई ऐसा सोचेगा कि नहीं कोल्ड ड्रिंक्स से चलेगा, भले 1-2 रुपये ज़्यादा हो, पर इंडिविजुअल परसेप्शन के वाइज ये जो कंसेप्ट है वो चेंज होते रहेंगे। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। अभी एक्सेप्शंस हर एक चीज़ के होते हैं, हर एक चीज़ की नेगेटिव साइड होती है। तो लॉ ऑफ डिमांड के कौन से हैं? एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड मीन्स दैट व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स इट्स डिमांड्स कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब उसकी डिमांड घट जाएगी, इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग एंड वाइसा वर्सा, एक्सपांड होने के बजाय वो घट जाएगी। ऐसा क्यों होता है? दस अ प्राइस चेंज क्रिएट्स डिमांड टू चेंज इन अपोजिट डायरेक्शन देन दैट इंडिकेटेड इन द लॉ ऑफ डिमांड। सम एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड आर स्टेटेड बिलो। एक्सेप्शंस मतलब क्या कि जैसा इन्वर्स रिलेशनशिप बताया है वैसा नहीं होगा, उल्टा क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। अगर प्राइस घट गई तो डिमांड भी उसकी घट जाएगी। तो कौन से केसेस में ऐसा होगा वो देखेंगे हम। एक तो प्रेस्टिजियस गुड्स। प्रेस्टिजियस गुड्स मतलब क्या, जिसका मतलब कुछ लोग उसको स्टेटस शो करने के लिए खरीदेंगे, ज्वेलरी है, कार है, फिर डायमंड्स है, ऐसा कुछ खरीदेंगे, ठीक है। तो सर्टन गुड्स विच आर प्राइस्ड वेरी हाई एंड आर जनरली कंज्यूम्ड बाय वेरी रिच पीपल लाइक एक्सपेंसिव ज्वेलरी, एक्सपेंसिव कार्स, एक्सपेंसिव मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा आर एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ हाई इनकम पीपल के लिए बने होते हैं, वेरी रिच पीपल के लिए बने होते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि वो एक्सेप्शन बन जाते हैं। अब वो एक्सेप्शन कैसे बनते हैं लॉ ऑफ डिमांड के, वो देखेंगे। सच गुड्स आर यूज्ड बाय द रिच एज स्टेटस सिम्बल्स, दिखाने के लिए, एंड हैंस इवन
when there is a rise in their price, their demand expands. अगर उसकी प्राइस ज़्यादा भी होगी तो भी अमीर लोग क्या करेंगे, अगर उनको स्टेटस दिखाना है कि हमारे पास ये कार है, हमारे पास इतनी महंगी ज्वेलरी है, तो भी वो लोग खरीदेंगे, तो डिमांड उसकी बढ़ेगी इवन दो उसकी प्राइस ज़्यादा है, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड के केस में ये उल्टा हो जाएगा इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, पर यहाँ पे उल्टा हो रहा है, प्राइस तो बढ़ रही है, उसके सामने डिमांड भी बढ़ रही है, ना कि घट रही है, ठीक है। एंड इफ़ देयर प्राइस फॉल्स देन द रिच में कॉन्ट्रैक्ट द डिमांड थिंकिंग दैट अ फॉल इन प्राइस मीन्स दैट द गुड इज़ लूजिंग इट्स प्रेस्टीज। ऐसे केसेस में क्या होगा कि हम ऐसा देखेंगे कि कॉस्टली ज्वेलरी क्या है, कॉस्टली कार कौन सी है। अगर कॉस्टली होगी तो ज़्यादा फैसिलिटी देंगी, कॉस्टली मोबाइल फ़ोन होंगे तो ज़्यादा फीचर्स अच्छे होंगे, कैमरा अच्छा होगा, हम ऐसा सोचते हैं। कॉस्टली ज्वेलरी होगी तो उसकी डिज़ाइन अच्छी तरह से डिज़ाइन की होगी, ज्वेलरी अच्छी तरह से डिज़ाइन की होगी, उसकी डिज़ाइंस बहुत अट्रैक्टिव होगी। तो अगर उसकी प्राइस घटेगी तो हमारे केस में क्या होगा कि उस प्रोडक्ट की इमेज बिगड़ जाएगी और हम उस प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे नहीं। तो प्राइस घटेगी तो डिमांड भी घटेगी और प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। तो लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे फेल हो जाता है, लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे काम नहीं करता, ठीक है। अभी दूसरा क्या है, एक्सट्रीमली लो प्राइस गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, मैंने आगे जैसा बोला वो वाला केस है। Certain goods are extremely low priced goods and hence the entire consumption expenditure on such goods from a very small proportion of the consumer's income. कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनकी प्राइस ना के बराबर होती है और वो गुड्स पर हमारे इनकम का बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन लगता है, ठीक है। तो प्राइस बढ़ने से या घटने से हमारे डिमांड पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फॉर एग्ज़ाम्पल पिन्स है, स्टेपलर पिन्स है, एक्सेट्रा। इवन इफ देयर प्राइस राइजेज अ कंज्यूमर्स डिमांड फॉर दिस गुड्स में नॉट कॉन्ट्रैक्ट एंड इफ देयर प्राइस फॉल्स द कंज्यूमर में नॉट एक्सपेंड डिमांड एज शी और ही में नॉट नीड मोर ऑफ सच गुड्स। इन सब का क्या मतलब है कि हमें जितना ज़रूरत होगा उतना हम खरीदेंगे, इसमें ज़्यादा प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखेंगे। और उसकी प्राइस अगर घट भी गई तो ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा ख़रीद लेंगे, इनका जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना ही हम खरीदेंगे, ठीक है। तो प्राइस बढ़ने से या घटने से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अभी है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स का मतलब क्या है, व्हेन प्राइस ऑफ सर्टन गुड्स कॉल्ड इन्फीरियर गुड्स फॉल्स एंड the real income of a consumer rises, she or he may reduce the consumption of such goods and substitute these goods by goods of a superior quality. These goods were named after Robert Giffen, who made such observation and explained this idea. Such goods are necessary goods and are purchased by the low income groups. ठीक है, अगर inferior goods की प्राइस घट गई और हमारी रियल इनकम बढ़ गई तो हम क्या करेंगे, उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे सुपीरियर क्वालिटी गुड्स से। जैसे कि एक एग्जांपल है, अ पर्सन विथ लो इनकम परचेजेस ज्वार और बाजरा, ठीक है। व्हेन द प्राइस ऑफ ज्वार और बाजरा फॉल्स वेरी लो, तो अब क्या होगा, हमारा जो रियल इनकम होगा, हमारा जो परचेजिंग पावर होगा वो बढ़ जाएगा। Hence, she or he will reduce consumption of such goods and will purchase more of wheat, which is the superior good. ज्वार बाजरा कम दाम में मिलता है, ठीक है। तो अगर उसके दाम और घट गए तो हम क्या करेंगे, बाकी के जो पैसे होंगे उससे हम वीट खरीदने की, जो कि सुपीरियर क्वालिटी गुड है, वो कोशिश करेंगे। अनदर एग्जाम्पल इज़ दैट ऑफ द वेजिटेबल वनस्पति घी एंड प्योर घी। हम वनस्पति घी कंज्यूम करते थे, अगर उसकी डिमांड उसकी प्राइस घट गई तो हमारा रियल इनकम बढ़ जाएगी। हमारा इनकम तो सेम ही है पर हमारा मॉनिटरी इनकम सेम रहता है, हमारा रियल इनकम इंक्रीज़ हो रही है, तो हम प्योर घी खरीदने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम इन्फीरियर से सुपीरियर क्वालिटी पर शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे। स्पेशल प्रेफरेंसेस ऑफ पीपल। Certain times people get very accustomed and used to certain goods. As a result, if there is some rise in the price of such goods, an individual demand may not decrease. For example, a particular brand of toothpaste, shoes. अभी कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जैसे कि शैम्पू है, फिर नहाने का सोप है, ठीक है।
तो वो क्या करेंगे, वो बहुत हम ऐसा ध्यान रखते हैं कि कुछ भी प्राइस हो, अगर हमें कोई पर्टिकुलर ब्रांड अच्छी लगती है या फिर हम पर्टिकुलर ब्रांड से यूज टू हो जाते हैं, हमें वो ही फाता है और कोई प्रोडक्ट नहीं अच्छा लगता, तो थोड़ी प्राइस घटेगी या बढ़ेगी उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे माइंड में ऐसा सेट हो गया है कि हमें यही चलेगा। वैसे ही शूज़ में बाटा के शूज़ फाते हैं, फिर ये टूथपेस्ट कोलगेट का टूथपेस्ट या फिर कोई और टूथपेस्ट ही आपको अच्छा लगता है, वो ही आपके टीथ के लिए सूटेबल है, उससे ही आप यूज़ टू हो। तो इन प्रोडक्ट्स के प्राइस अगर बढ़ जाते हैं तो भी आप क्या करोगे, आपके माइंड में ऐसा ही है कि हमें यही ख़रीदना है, आप और जगह पैसा बचा लोगे, पर ये प्रोडक्ट्स में आप सेक्रीफाइस नहीं करोगे। ठीक है, तो ये सारे जो है ये एक्सेप्शंस थे टू द लॉ ऑफ डिमांड, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप एक बार ये गो थ्रू कर लेना। अभी हम देखेंगे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। When other determinants are assumed to remain constant and price is varied, प्राइस बदलती रहती है, there is expansion and contraction of demand, कभी डिमांड बढ़ेगी कभी डिमांड घटेगी। When price falls keeping other determinants constant, there is an expansion of in demand accordingly. When price rises when other determinants do not change, there is contraction of demand. ठीक है, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, कॉन्ट्रैक्ट मतलब घटेगी, और प्राइस बढ़ती है, प्राइस घटती है तो डिमांड एक्सपांड होगा, यानी कि डिमांड बढ़ेगी। तो अब हम देखेंगे कि प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इन रुपीज़, प्राइस सपोज 3 रुपये रहती है तो डिमांड होती है 3 रुपये, प्राइस 3 से 4 हुई तो डिमांड घटी, 4 से 5 हुई तो डिमांड और घटी। ठीक है, वैसे ही प्राइस घटी, 3 से 2 हुई तो डिमांड बढ़ी, 2 से 1 हुई तो 4 से 5 हुई, डिमांड बढ़ी। ठीक है, तो हम ये जो है वो मीडियम स्केल रख कर चलेंगे। ये प्राइस कांस्टेंट रहती है, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं और प्राइस बढ़ेगी या घटेगी। अगर प्राइस 3 रुपये है तो डिमांड 3 रुपये है, फिर 3 रुपये से अगर ज़्यादा होती है या फिर 3 रुपये से कम होती है, ऐसे हम देखेंगे। तो 3 रुपये से 4 रुपये होती तो क्या होगा, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यू टू राइज इन प्राइस। तो ऊपर जाने से ऐसा होता है कि डिमांड घटती है, और नीचे जाने से ऐसा होता है कि डिमांड एक्सपांड्स ड्यू टू फॉल इन प्राइस। यहाँ नीचे जा रहे हैं और यहाँ ऊपर जा रहे हैं, वैसे ही यहाँ ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ नीचे जा रहे हैं। उसी तरह ये एग्ज़ाम्पल है, डिमांड शेड्यूल है आपका, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का। ऐसे हम इसको, आपका लॉ ऑफ डिमांड था वैसा ही है ये डायग्राम, तो आप अपनी बुक में ड्रॉ कर लेना। ये एक्स एक्सिस है, मैं क्या करूँगी दोनों पे 1 to 5 प्लॉट कर दूँगी। यहाँ पे 6 भी लिया होगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे भी आप 6 ले लो तो आपका जो ग्राफ है वो बड़ा दिखेगा। तो यहाँ पे मैं प्लॉट करूँगी डिमांड और यहाँ पे प्राइस। ठीक है, तो मैं यहाँ शेड्यूल ड्रॉ कर दूँगी। आप ABC लिखा है, आप ABCDE लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। डिमांड को है तो पहले मैं 3 रुपये लिख लूँगी, 3 प्राइस है तो 3 डिमांड है वैसे। ठीक है, वैसे ही तो डायरेक्टली 5 पे 1 है तो 5 पे 1, 4 पे 3 है, आप डायरेक्टली 5, 3 और 1 उसका भी प्लॉटिंग करके आप दिखा सकते हो, बीच में 2 करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और आप करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड पूरा नहीं दिखाना है, सिर्फ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड दिखाना है। तो मैं क्या करूँगी, ये A लिखूँगी, 3 और 3 को प्लॉट करूँगी, फिर डायरेक्टली 5 और 1 का और 1 और 5 का, तो ये B C। तो AB का जो पोर्शन है दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, डिमांड B से A हो गई और डिमांड C से A हो गई, ऐसा। ठीक है, तो ये नेगेटिव स्लोप जितना होगा यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो दैट इज़ डिमांड इंक्रीजिंग, और यहाँ से यहाँ तक आएगा दैट इज़ डिमांड डिक्रीजिंग, ऐसा दिखाना होगा। देखो मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके बताती हूँ, आपको इसमें नहीं समझ में आएगा, इतना क्लियर नहीं है एक्चुअली। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं सिर्फ 3 पॉइंट्स प्लॉट करूँगी, प्राइस और डिमांड। ठीक है, प्राइस अगर मेरी 5 रुपीज़ होगी तो मेरी डिमांड है 3,
3 रुपीज़ हो गई तो 3 और 1 रुपये हो गई तो मेरी डिमांड बढ़ गई। ठीक है, मुझे सिर्फ 2 पॉइंट दिखाना है, बाकी कुछ दिखाना नहीं है, पूरा लॉ ऑफ डिमांड नहीं दिखाना है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, प्राइस राइज हुआ तो डिमांड क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई, डिमांड डिक्रीज़ हुई। प्राइस राइज, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 से 1 हो रही है तो प्राइस रिड्यूस या फिर डिक्रीज़, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मेरी यहाँ डिमांड पे क्या असर हुई, डिमांड बढ़ गई तो डिमांड एक्सपांड्स। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, सिर्फ ये 3 डेटा को देखकर मैं लॉ ऑफ डिमांड में बनाऊँगी तो आपको और क्लियर रहेगा। आपको दिखाना है तो पूरा, पर क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, शॉर्ट में ड्रॉ करके। देखो 1 2 3 4 एंड 5, 0 1 2 3 4 5, ये है मेरा डिमांड। ठीक है, यहाँ पे प्राइस लूँगी मैं 1 2 3 4 और 5, मैं सिर्फ 5 तक ले रही हूँ, कोई बात नहीं, आपके टेक्स्ट बुक में 6 तक है वो भी चलेगा, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। देखो मैं क्या करूँगी, 3 पॉइंट प्लॉट करूँगी तो आपको और क्लियर लगेगा। ये एक पॉइंट है मेरा, ठीक है, मेरा मेन पॉइंट है वो 3 3 है, और 1 और 5। ठीक है, तो ये बना मेरा डिमांड को। आपको थोड़ा बड़ा ड्रॉ करना है, मैंने यहाँ पे छोटा ड्रॉ किया है। देखो यहाँ पे क्या है, ये मेरा ए है। ठीक है, मैं दिखाने के लिए आपको ये देखो मेरी प्राइस 3 से 5 हुई बराबर, तो ए से बी गया मेरा, तो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो डिमांड क्या होगा मेरा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये होगा मेरा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। डिमांड को कैसे आ रहा है, ऊपर से नीचे तक वैसे। ठीक है, तो अगर सिर्फ मानो कि ये 2 पॉइंट ही है आपके ग्राफ में तो डिमांड को ऐसे आ रहा है। ठीक है, ओके, अभी क्या है, ये इतना पोर्शन अब भूल जाओ, सिर्फ ये 2 है, 3 और 1, 5 और 5। ठीक है, तो पहले 3 पे 3 थी, फिर क्या हुआ, प्राइस 1 हो गई तो डिमांड मेरी बढ़ गई, तो ये हम लेंगे सी वाला पॉइंट। तो सी से इतना ही है, तो ऐसे देखने का कि सी से ए हो रहा है, तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इतना पोर्शन है वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है, और इतना पोर्शन है दैट इज़ एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। जैसे मैंने यहाँ देखा वैसे प्राइस 3 से 1 हो गई। ठीक है, तो क्या होगा कि डिमांड जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। 3 पे 3 थी और 1 पे क्या हो गई, 5 डिमांड होगी, तो डिमांड मेरी बढ़ गई। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 से 1 हो रहा है, यहाँ पीछे जा रहे हैं हम और यहाँ पे आगे जा रहे हैं। यहाँ से 3 से 5 होगा और यहाँ पे 3 से 1 होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से पीछे जा रहे हैं हम तो दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, और यहाँ से आगे जा रहे हैं दैट इज़ एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, ओके, तो ऐसे समझने का आप जैसा टेक्स्ट बुक में दिया गया है वैसे ही ड्रॉ करना। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको शॉर्ट में ड्रॉ करके बताया कि कैसे एक्चुअली इसको एनालिसिस करना है। ओके, अभी हम देखेंगे इसका रीज़निंग। In the above schedule, suppose the initial price is ₹3, then the initial demand is 3 units, which is seen at point A in the diagram. When price falls to ₹1, demand expands 5 units, which is shown at point C diagram. ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट वाइज दिखा गया है A और C. The movement from point A to point C on demand curve DD is called expansion of डिमांड। ठीक है, इसको और इसके बीच क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड।
Now from the initial point A, if price rises from rupees 3 to 5, demand contracts from 3 units to 1 unit which is shown at point B. ठीक है, 3 से हो गई 1. The movement from point A to point B on the same demand curve is called contraction of demand. In a way, expansion and contraction of demand occur on the same demand curve. Expansion is a downward movement on the demand curve and contraction is an upward movement on the demand curve. ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या, यहाँ से यहाँ जाएगा, और एक्सपांशन मतलब यहाँ से यहाँ जाएगा, क्योंकि डिमांड 3 से 5 हो रही है और यहाँ पे डिमांड 3 से 1 हो रही है. ठीक है, सो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट आपने देखा. तो ये हमने देखा एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, और इन प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप का रीजंस क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट. तो ये एक बार आप गो थ्रू कर लेना, और ये जो डायग्राम है वो अपने बुक में ड्रॉ कर लेना एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का. और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना. ओके, थैंक यू सो मच.